इजराइल फिलिस्तीन जंग से दुनिया फिक्रमंद है। अमन बहाली की सबसे ज्यादा आवाजें मुस्लिम देशों की तरफ से आ रही हैं। लेकिन सच ये है कि अब तक ये जुबानी जमाखर्च साबित हुई है। इस्लामी देशों का एक संगठन है, नाम में तो दम दिखता है लेकिन काम में नहीं। इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, आमतौर पर इसे OIC कहते हैं। लेकिन इसकी कथनी और करनी के फर्क का आलम जब आप समझेंगे तो आपके मुंह से निकलेगा OIC। उन्नीस 1967 की अरब इजराइल जंग के बाद मई 1971 में OIC की स्थापना हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका मकसद ही फिलिस्तीन की मदद करना और उसे इजराइल के साए से मुक्त कराना था। शुरुआत 30 देशों से हुई थी, आज 57 देश इसके सदस्य हैं। अमूमन हर दौर में सऊदी अरब का ही इस पर दबदबा रहा। इसकी दो वजह हैं। पहली, मुस्लिमों की आस्था के दो सबसे बड़े केंद्र यानी मक्का और मदीना सऊदी में ही है। दूसरी, आर्थिक तौर पर कोई दूसरा मुस्लिम देश सऊदी के आसपास भी नहीं। OIC को बने 50 साल से ज्यादा हो गए हैं। ये इजराइल को झुकाने और फिलिस्तीन को उसका वाजिब हक दिलाने में कितना कामयाब रहा, इसे बस एक उदाहरण से समझ लीजिए। 1948 में फिलिस्तीन के दो हिस्से हुए। कुल जमीन का 48% हिस्सा फिलिस्तीन और 44% हिस्सा इजराइल को मिला और 8% हिस्सा यरूशलेम के हिस्से आया और ये UNO की सरपरस्ती में आ गया। आज फिलिस्तीन सिकुड़कर महज 12% जमीन पर है। इसकी 36% जमीन इजराइल हड़प कर चुका है। सवाल ये है कि क्या करता रहा OIC? OIC पर असली दबदबा तो अरब देशों का है। और ये है क्या? ज्यादातर देशों में राजशाही है, पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार शासन करता है। हर टेक्निकल सपोर्ट के लिए ये पश्चिमी देशों पर निर्भर है। शिया मेजॉरिटी वाले ईरान से खतरा बना रहता है। दुनिया के हर अमीर देश में शाही परिवार या यहाँ के लोगों ने अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अमेरिका और यूरोप में प्रॉपर्टीज हैं, फिर सल्तनत कायम रखने के लिए भी अमेरिका पर ही निर्भर है, क्योंकि बिना इसके इनका गुजारा भी नहीं है। लगभग यही हाल UAE या दूसरे अरब देशों का भी है। डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट सुशांत सरीन कहते हैं कि OIC इसलिए नाकाम रहा क्योंकि इसके हर मेंबर के अपने हित हैं। ये इकोनॉमिक भी हैं और डिप्लोमेटिक भी। आप तुर्की को ही ले लीजिए, इजराइल के साथ उसके गहरे ट्रेड रिलेशन हैं। जब इस्लाम से संबंधित कोई मुद्दा उठता है तो कभी डिप्लोमेट को वापस बुला लिया जाता है तो कभी बयानबाजी करके चुप हो जाता है, लेकिन अपने हित हमेशा आगे रखता है। सऊदी अरब और अमेरिका के स्ट्रैटेजिक रिलेशन है। समझदार देश बैलेंस बनाकर चलते हैं। तुर्की और इजराइल के बीच 2018 में आपसी कारोबार $6.2 बिलियन का था। अब अरब देशों का खेल समझिए। सिर्फ 4 महीने पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा था, हमारे कुछ दोस्त पाकिस्तान पर इजराइल को मान्यता देने का दबाव डाल रहे हैं। यहां यह भी जान लीजिए कि पाकिस्तान ने एक मुल्क के तौर पर अब तक इजराइल को मान्यता नहीं दी है। सऊदी अरब के इजराइल से डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने सितंबर 2020 में बताया था कि वो दूसरे अरब या मुस्लिम देशों पर इजराइल को मान्यता देने का दबाव डाल रहा है। तब के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसमें उनका साथ दिया और अब्राहम अकॉर्ड के जरिए UAE, बहरीन, सूडान और मोरक्को ने भी इजराइल को मान्यता दे दी। टर्की और इजराइल के संबंध तो 1949 से हैं। देर सबेर कुछ और मुस्लिम देश भी यही करेंगे। 23 नवंबर 2020 को टाइम्स ऑफ इजराइल ने एक अहम खुलासा किया। इसके मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बेहद गुपचुप तरीके से एक प्राइवेट जेट से सऊदी अरब के शहर नियोम गए थे। उनके साथ खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ यूसी कोहेन भी थे। नेतन्याहू यहां 5 घंटे रुके। इस दौरान उन्होंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। ट्रैवल रिकॉर्ड से इस यात्रा की पुष्टि भी हो गई। हालांकि इजराइल या सऊदी अरब ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था, लेकिन यह तो तय हो गया कि इन दोनों के बीच कुछ तो खिचड़ी पक रही है। तो अब आगे क्या? इजरायली फिलिस्तीनी जंग को 11 दिन तो हो चुके हैं। OIC बयान और निंदा करने से ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, जबकि ये UN के बाद सबसे बड़ा संगठन है। अब OIC के कुछ देश मिलकर UN जनरल असेंबली में ये मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। UN सिक्योरिटी काउंसिल में इजराइल के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव को अमेरिका ने एक ही हफ्ते में 3 बार वीटो किया। तो लबुलवाब ये है कि सीज फायर तभी हो सकता है जब अमेरिका इसके लिए कोशिश करे और इजराइल पर दबाव डाले, क्योंकि OIC के बूते का कुछ नजर नहीं आता।
इस तरह के और भी नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।